नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और आज हम आपको लेकर चलेंगे बीमा इंडस्ट्री के उस अंधेरे सच की तरफ जहां मौत, फर्जीवाड़ा और आस्था तीनों को मिलाकर बुना गया है करोड़ों रुपए का घोटाला। जी हां, आपने सही सुना है। देश भर में फैले एक संगठित नेटवर्क ने बीमा कंपनियों को चूना लगाने के लिए ऐसा जाल बुना कि उसमें फर्जी दस्तावेज, नकली मेडिकल रिपोर्ट्स, झूठे एफआईआर और यहां तक के हत्या तक को शामिल कर लिया गया है। इतना ही नहीं, इस पूरे खेल में लोगों की धार्मिक आस्था तक का इस्तेमाल किया गया है। भगवान हनुमान की कथाओं और प्रतीकों को सहारे के तौर पर इस्तेमाल कर बीमा क्लेम को और जायज दिखाने की कोशिश की गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये नेटवर्क 12 राज्यों में फैला था और अब तक का अनुमान है कि इसमें लगभग 50 करोड़ से ज्यादा का बीमा फ्रॉड किया गया है। जब पुलिस ने यूपी के संभल के यहाँ पर संभल में चेकिंग के दौरान कार रोकी तो सामने आया कि नकदी का जखीरा, बिल्कुल जो उनको हाथ लगा है, 19 बैंक डेबिट कार्ड और हजारों तस्वीरों वाला मोबाइल फोन, जो इस संगठित अपराध के सबूत बने हैं। आज के इस शो में हम कुछ बड़े सवाल उठा रहे हैं। सवाल आखिर ये है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे कानून व्यवस्था के नाक के नीचे चल रहा था? किन किन लोगों की मिलीभगत थी इसमें? क्या बीमा इंडस्ट्री और असली पॉलिसी होल्डर्स को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है इसका असली खामियाजा? और आखिर इस खेल को रोकने के लिए क्या कदम जरूरी हो सकते हैं? तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ फॉर्मर मेंबर आईआरडीआई नीलेश साठे जुड़े हुए हैं, स्वप्निल कोठारी लॉयर, मुकेश चौधरी साइबर एक्सपर्ट और मनोज राणे सीनियर वीपी अलायंसेज इंश्योरेंस ब्रोकर्स हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है इस पेशकश में। स्वप्निल, इतने धड़ल्ले से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, और इसको तो हम क्रिमिनल केस भी अगर कहना चाहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सीधा मर्डर की भी बात और जिक्र इसमें सामने आ रहा है। एकदम संगठित गैंग जो है, इतने बड़े फर्जीवाड़े को जो है इसने अंजाम दिया है, इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया है। कैसे ये सब चल रहा था? कविता, इससे साफ जाहिर होता है कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है इसमें सब लोग एक तो बीएनएस के नीचे कॉन्स्पिरेसी, फिर अगर किसी का मर्डर हुआ है तो मर्डर के लिए भी लायबल हो सकते हैं, क्रिमिनली लायबल। देयर इज नो क्वेश्चन। फोर्जरी भी होना चाहिए, पर्सोनिफिकेशन भी, इम्पर्सनेशन भी होना चाहिए कि आप हनुमान का प्रतीक लगाते हो, फिर आप किसी अल्ले आदमी का प्रतीक लगा देते हो वहां पे और ये सब फ्रॉड्स कर रहे हो। तो ये 4-5 जो लोग हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर्स, मिडलमैन, पुलिस, फिर कोई इंटरमीडियरीज, ये सारे मिलके, चारों मिलके उपभोक्ता को उल्लू बना रहे हैं और उसके अंदर फर्जी पॉलिसीज फैब्रिकेट करके, खड़ी करके। जब इनफैक्ट एक आदमी रिक्शा में ट्रैवल कर रहा था, एक केस मैंने पढ़ा, तो उसको धक्का मार दिया गया बाहर और वो मर गया, तो उसका हार्ट अटैक बता दिया गया और उसके बेसिस पे इंश्योरेंस पॉलिसी को इन्वोक किया और पैसे निकाले गए। तो ये सारी चीजें 4-5 मिली भगत, यानी आप सोच सकते हो कि पहले तो धक्का मारना, फिर पुलिस के पास जाना, पुलिस को बोलना भाई तेरा भी कट है इसके अंदर, तो पुलिस बोलेगा ठीक है अब क्या केस बनाओ, तो बोलने का एक्सीडेंटल डेथ का केस बनाओ। फिर हॉस्पिटल में जाना, हॉस्पिटल वाले को फोड़ना, उसको बोलना कि भाई तुम क्या बोलोगे? हाँ मैं बोलूंगा कि हार्ट अटैक है। फिर वो बायोप्सी वाला बोलेगा हाँ ठीक है हार्ट अटैक, हार्ट का कुछ दिख रहा था जब ऑटोप्सी किया था उसमें हो गया। और फिर बाद में एट द एंड ऑफ द डे इंश्योरेंस वाले को बोलने का कि भाई ये है, पूरा चक्कर है। हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलो हम दे देते हैं पैसा। तो आप देख सकते हो एक चेन ऑफ इवेंट है पूरा ये। कोई आदमी रिक्शा में ऐसे बाहर धक्का नहीं मारेगा जब तक उसको पता नहीं है फॉर श्योर ऊपर तक उसने पूरा कनेक्शन किया हुआ है और एक पूरी फर्जी केस खड़ी की है और उससे पैसे निकालेगा। और आप सोचो ये कुछ लाखों में होगा, कहीं पर कोई केसेस में तो करोड़ों रुपए में जाता होगा। तो ये सारी चीजें एक चीज बताती है कि पहले तो हमारे जो डेटा है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। डेटा प्राइवेसी एक्ट, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को सख्त तरह से लागू नहीं किया गया है, नंबर एक। नंबर दो, जो पुलिस अथॉरिटीज है, साइबर अथॉरिटीज है, वो भी एक ब्लाइंड आई टर्न कर रहे हैं कि हाँ ठीक है चलो ये सब होता रहता है, 140 करोड़ की आबादी है, उसमें ये सब चीजें चलती रहती है, अब कितना हम देखें क्या देखें। तीसरा, हॉस्पिटल अथॉरिटीज गवर्नमेंटल लेवल पे और इंटरमीडियरीज, ये सारी चीजें
जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था आपके आरटीओ के केस में कि हर एक फाइल के अंदर 500 रुपए या 1000 रुपए दबे हुए होते हैं, तब जाके वो फाइल पास होती है। अगर आप जाओगे आरटीओ के पास तो आपको, आप कितना भी बोलोगे सामने से खिड़की पे से हेलो हेलो सर, वो आपके सामने देखेंगे भी नहीं, क्योंकि आपका एजेंट नहीं आया। तो आपका एजेंट आएगा तो ही काम होगा आपका, क्योंकि एजेंट ने फाइल में पैसा दबाया होगा। तो आप ये सोच सकते हो कि करप्शन किस हद तक है। पहले तो डेटा प्रोटेक्शन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है। और मैं आपको एक मेरी खुद की एक एग्जांपल बताता हूं कविता, कि आपको पता चलेगा कि डेटा कितना इजीली कॉम्प्रोमाइज होता है। मुझे टाइम्स आईसीआईसीआई बैंक का टाइम्स का ब्लैक कार्ड मिला, उसके बाद 7 दिन में मुझे 6 बैंक से फोन आए कि मैं आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा हूं। हाउ डिड दे नो? दे डिडंट से कि आपको ये कार्ड मिला इसलिए हम आपको फोन कर रहे हैं। बट मुझे आज तक कभी एक हफ्ते के अंदर 6 बैंक के का फोन नहीं आए विद इन अ वीक ऑफ माई गेटिंग अ कार्ड। तो मतलब वो डेटा पूरा पूरा कॉम्प्रोमाइज डेटा है। आप सोच सकते हो कि ये डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया, अगर आपको कार्ड मिला है मतलब आपकी इनकम कॉम्प्रोमाइज हो गई कि आपकी इनकम क्या है। आपकी क्रेडिट रेटिंग तो ऑफकोर्स पब्लिक है, बट योर इनकम इज नहीं, नॉट बिल्कुल, पब्लिक। ये सब चीज़ों को लेकर तो पहले ही सवाल काफ़ी हद तक उठ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इसको अंजाम दिया गया है मुकेश, गरीब और निचले तबके लोगों को जो है बहुत समझदारी के साथ टारगेट किया गया है, जो मोडस ऑपरेंडी भी सामने आ रही है। और ऐसे में उनके आधार कार्ड्स को लिया जा रहा है, उनकी डिटेल्स को ऑल्टर करके जो है नई तरीके से दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी खुलेआम भी हो रहा है। और मुकेश, हम इस बात पर भी अब सवाल उठते हैं कि कहीं ना कहीं अथॉरिटीज भी जिम्मेदार होंगी, क्योंकि स्टेक होल्डर्स के रोल पर भी सवाल उठ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि अकाउंटेबिलिटी कितने एजेंसीज या प्रोवाइडर्स की होनी चाहिए इसके अंदर, और थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक भी हो सकता है ये। बट इसमें इंपॉर्टेंटली अगर ये देखें, स्टार्ट करें तो इंश्योरेंस कंपनीज से अगर स्टार्ट करते हैं तो वहां पे ड्यू डिलिजेंस और कंप्लाइंसेस को काफी हद तक ये देखने में आता है कि उसको सीरियसली नहीं लिया जाता और इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाते हैं, और उसके लैप्सेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है। सो दिस इज वन जो क्लियरली दिखता है। सेकंड पार्ट, अब पुलिस अथॉरिटीज के लिए, जैसे आपने बोला कि पुलिस के नाक के नीचे हो रहा था, तो पुलिस के लिए ये चीजें आइडेंटिफाई करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज इंसिडेंट पहले होगा, पुलिस की नोटिस में बाद में आएगा। और अगर कोई ये कर रहा है तो ये प्रोसीजर और पॉलिसी और जो प्रोसेस के अंदर लूप होल्स है उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश करते हैं कि क्या लूप होल्स हैं सिस्टम के अंदर हमारे, और उन सिस्टम का एडवांटेज लेते हैं। अब यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास लोगों की, जिनके आईडी प्रूफ्स या जिनका एडवांटेज लिया जाता है, बैंक अकाउंट्स भी अगर क्रिएट होते हैं और उनके बैंक अकाउंट्स को भी मिसयूज करते हैं, उनके आईडी प्रूफ्स को भी मिसयूज करते हैं, तो ये सारा जो गेम चल रहा है ये पिछले कुछ सालों से चल रहा है और वो बहुत रेगुलरली चल रहा है। ये सारे के सारे डील्स का पार्ट है कि अच्छा ठीक है, आपका ये इंश्योरेंस क्लेम लेंगे, आपका ये घर में जो मेंबर है मर गया था, इसके ऊपर हमने ये क्रिएट किया पॉलिसी और इसके ऊपर बाद में हम शो कर देंगे और डॉक्यूमेंट्स वाला सारा काम हम मैनेज कर लेंगे, इतना पैसा आपको जाएगा, इतना पैसा हमें जाएगा। ये प्रॉफिट शेयरिंग और रेवेन्यू शेयरिंग वाले मॉडल्स हैं। दूसरा, अगर किसी का बैंक अकाउंट रेंट पे लिया जाता है तो बैंक अकाउंट को रेंट पे लेने के बाद में उसे क्लियरली प्रॉफिट पता है कि मंथली जितना भी रेवेन्यू आएगा उसमें से उसका 20% या 30% होगा, या फिर उसे वन टाइम पेमेंट कर दिया जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट को हम रेंट पे ले रहे हैं और रेंट पे लेके मिसयूज कर रहे हैं। तो ये जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में हर कोई आ गया है और हर किसी को जो लगने लग गया कि इजी मनी है और शॉर्टकट के अंदर पैसा बनाने का ट्रिक है, बेसिकली उसी को लेके और ये सिस्टम के लूप होल्स का एडवांटेज लिया जा रहा है। तो कंप्लाइंसेस, आई थिंक जितना बेटर कंप्लाइंसेस और पॉलिसीज होगा और जितना टाइमली उनको अपडेट करेंगे एजेंसीज, उतना ज्यादा बेटर है। चलिए, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर बहुत सारे रोल्स पर सवाल भी उठ रहे हैं। नीलेश सर, अब यहाँ पर सवाल यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियों के साथ जो फ्रॉड हो रहा है उस पर भी जाता है, और कैसे एक चैनल चेक जो है वो नहीं होता है। अब यहाँ पर अलग से ग्रीवांस रेड्यूसल का एक सिस्टम है जो इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने आप स्थापित भी कर रखा है, और जो डॉक्यूमेंटेशन होती है कहीं ना कहीं उसकी भी स्क्रूटनी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ भी ये बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए हैं। अब रेगुलेटर आई एम श्योर इसके लिए बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, बट एज फार एज एक्शंस आर कंसर्न और एज फार एज ये सुनिश्चित करना हो कि इतनी आसानी से कोई भी जालसाज आके फर्जीवाड़ा ना कर सके, कैसे आगे बढ़ा जा रहा है इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से? रेगुलेटर ने यहाँ पर क्या क्या गाइडलाइंस तय की हैं?
पहली बात तो यह है कि जिसको फ्रॉड करना है वो नए नए तरीके ढूंढते रहता है। ये पहले भी फ्रॉड हो चुके हैं कि मरे हुए आदमी का बीमा ले लो, फिर डेट ऑफ डेथ जो है उसको ऑल्टर कर लो, और वो इस तरीके से ऑल्टर करो, एक तो ऑल्टर करो या म्यूनिसिपैलिटी से नया सर्टिफिकेट उस डेट का जनरेट करो। तो ये कोई नई बात नहीं है। जहां तक ये फ्रॉड्स इस प्रकार के रोकने की बात है, तो प्री वेरिफिकेशन कॉल आजकल होता है जो आईआरडीए ने कंपलसरी किया है, कि जैसे किसी का बीमे का अगर प्रस्ताव आता है तो उसमें जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है उसको फोन जाता है, प्री वेरिफिकेशन कॉल, कि क्या आप यही हो, यही नाम है, फलाना ठिकाना, जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं। फिर जब पॉलिसी कंप्लीट होती है उसके बाद भी उसको एक ईमेल पे और मोबाइल पे ये बताया जाता है कि आपकी इस प्रकार की पॉलिसी हो चुकी है वगैरह। इन बिटवीन इंश्योरेंस कंपनीज उसका जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसका वेरिफिकेशन करती है। जैसे आधार कार्ड दिया हुआ है, इनकम सर्टिफिकेट दिया है, तो इनकम टैक्स पैन अगर है तो पैन से हम निकाल सकते हैं कि ये फ्रॉडुलेंट इनकम सर्टिफिकेट दिया है कि सही है। तो ये सारी प्रिकॉशंस तो ली जाती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मगर मैंने जैसे कहा कि आधार कार्ड ही बोगस बना लिया, ये कहाँ से पता चलेगा कि ये बोगस है? आधार कार्ड पे इंपर्सोनेशन किया, किसी का फोटो दूसरे का चिपका के आधार कार्ड बना लिया। जो रीजनेबल केयर करनी चाहिए उतनी की जाती है, मगर इंश्योरेंस कंपनीज कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है। दूसरा, अगर ज्यादा डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो आप ही कहते हो कि बहुत हैरेस कर रहे हो आप कस्टमर को, ये भी होता है। तो रीजनेबल केयर जो है वो लेनी चाहिए, और वो इंश्योरेंस कंपनी लेती है, या आईआरडीए ने भी प्रिस्क्राइब किया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब देखिए, चेंज ऑफ एड्रेस करा लेते हैं। चेंज ऑफ एड्रेस आधार पे बड़ा आसानी से होता है। किसी भी आपके एमएलए या वो जो लोकल अथॉरिटी का वो होगा कॉरपोरेटर, उसके ठप्पे के साथ आप सबमिट कर दो, चेंज ऑफ एड्रेस हो जाएगा। तो अब इन चीजों पे टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन रिलाई अपॉन, मगर हम ये नहीं कह सकते कि हम इस पे रिलाई नहीं करेंगे। ये तो करना पड़ता है, क्योंकि आधार जब ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट हमने रखा है एड्रेस के लिए, तो उस पे जो होगा वो लेना ही पड़ेगा। फिर भी 10% तक इंश्योरेंस कंपनीज वो आदमी ने जो एड्रेस दिया है वहां जाके भी चेक करते हैं, ये भी उसमें प्रावधान है। मगर इतना होने के बावजूद अब हर एक के घर पे तो जा नहीं सकता, फिर कॉस्ट बढ़ेगी, फिर आप ही कहोगे प्रीमियम क्यों बढ़ा दिया आपने, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, मगर फ्रॉड अगर हुआ है तो नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर बीमा कंपनी के लोग जुड़े हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं, अगर बाहर के कोई लोग हैं, आमदार है, खासदार है, जो कोई होगा, सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसके सिवा ये फ्रॉड्स कम नहीं होंगे, ये मेरा अनुमान है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। मनोज जी, अभी सवाल यहाँ पर पॉलिसी धारकों के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। कई केस में ऐसा पाया गया है कि जो असली हकदार होते हैं राशि के, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, उनको मिलते भी नहीं हैं। जो लोग फ्रॉड करते हैं वो पैसा जो है वो बीच में से मार के ले जाते हैं। अब ये कैसे हो रहा है और कैसे पॉलिसी धारक नुकसान में है, जरा ये समझाइएगा। तो मैडम, पहली बात तो ये है कि जब आप पॉलिसी लेते हो तब आपको जो इंश्योरेंस एजेंट है आपका, वो प्रॉपर उसके पास लाइसेंस है नहीं है उसकी वेरीफाई करनी चाहिए। जैसे कौन से इंश्योरेंस कंपनी से है, आईआरडीए सभी इंश्योरेंस एजेंट्स या ब्रोकर्स को एक लाइसेंस नंबर देती है, तो उसको वेरीफाई करना चाहिए। प्लस मार्केट में आप देखोगे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो आपको बोलते हैं मैं आपको कम प्रीमियम में इंश्योरेंस दिलाऊंगा, आपका प्रीमियम लेके भाग जाता है। तो आपको अपनी तरफ से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और दूसरी चीज है, आपको अपना जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स जो है, जैसे कि आपका आधार है, पैन है, ये सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रखना चाहिए। क्या क्या लोग क्या करते हैं कि अपना
फेसबुक पे कुछ अपलोड कर देते हैं। अब तो स्वप्निल जी, एक तो लोग इंश्योरेंस लेना पसंद कर नहीं रहे हैं, इसकी पेनिट्रेशन इतनी कम है, और ऊपर से इस तरह के जब धोखेबाजी होती है लोगों के साथ, और अब ये हम कह रहे हैं लोगों को कि ये आप सुनिश्चित करें कि एजेंट भी सही है या नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी का ही प्रतिनिधि है या नहीं है, या कोई फ्रॉडस्टर है। बहुत ज्यादा काम नहीं हो गया पॉलिसी धारक पर? कविता, ये जो एक प्रॉब्लम जो आपने उठाया है, जो मुद्दा उठाया है, इसके बेस पे जाना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस इज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे लास्ट आपके टॉपिक में भी कंज्यूमर अवेयरनेस वाज इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक में भी कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। IRDAI, विच इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर द इंश्योरेंस, उसको पता है कि इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। आप इस्टेब्लिश्ड इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाओगे, जैसे हम और आप हैं, तो अपने को कोई चिंता नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां $1 बिलियन जगरनॉट्स है, तो इनके इश्यूज, इनके साथ आपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट शेयर करोगे तो उसमें कोई इश्यू नहीं। बट जब आप ग्रामीण स्थल पे जाने की बात कर रहे हो या मिड लेवल पे जाने की बात कर रहे हो, जहाँ पे नई नई इंश्योरेंस कंपनीज मशरूम हो रही है और मिडिलमैन भी मशरूम हो रहे हैं, तो वहां पे आपको IRDAI को अवेयरनेस करना जरूरी है कि आप किसी भी नए कंपनी के साथ जा रहे हो या किसी भी नए मिडिलमैन के साथ बातें कर रहे हो या जो भी है, आप उसका डबल चेक करो और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कराओ, बिफोर पुलिस वेरिफिकेशन, बिफोर यू शेयर दीज थिंग्स। बिकॉज IRDA 140 करोड़ की आबादी में जितने लोग हैं उस पे आपका उसकी निगरानी नहीं रख सकता है। लेट्स बी प्रैक्टिकल कविता, इसमें ये बहुत डिफिकल्ट है। आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज जिस दिन हम लोग बोल देंगे इम्पॉसिबल, उस दिन तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मल्टीपल फ्रॉड्स। सो द पॉइंट इज कि हम लोग को ये बेस लेवल पे जाके देखना पड़ेगा, तब जाके, क्योंकि ये फ्रॉड का जो जेनेसिस है, जो बेस है, जो सीड है उसका, वो इंश्योरेंस से हो रहा है। तो वहां पे IRDAI को जो रेगुलेटरी स्ट्रिक्चर्स है वो अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करते हैं, जैसे आपने लास्ट टाइम में मोटर व्हीकल्स के लिए जैसे अभी स्ट्रिक्चर्स अप्लाई हो रहे हैं कि पुलिस ले रही है कि ओके फाइन मारो, ये करो, वो करो, सब करो, तो इस तरह का जो अगर IRDAI स्ट्रिक्चर्स अप्लाई करेगा, तब जाके ये कहीं पर जाके रुकेगा। नहीं तो ग्रामीण उद्योग में आप नेटफ्लिक्स पे कई ऐसी सीरियल्स बनेगी। क्या कहेंगे नीलेश साहब? अवेयरनेस इज द मेन थिंग। बिल्कुल, आप नहीं, अवेयरनेस की तो बहुत ज़रूरत है मेरे ख्याल से। लेकिन नीलेश जी, अब यहाँ पर दुरुस्त करना हो पूरे सिस्टम को, तो क्या क्या लूप होल्स टाइप करने होंगे? एक्शनेबल पॉइंट्स बताइएगा जिसको अपनाना चाहिए इंश्योरेंस कंपनियों को भी और पॉलिसी धारकों को भी। पहली बात तो यह है कि हम ये चर्चा उस फ्रॉड के बेसिस पे कर रहे हैं कि जो यूपी में हुआ है, और जिसमें सिर्फ सीबीआई नहीं, ईडी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो जब तक उनके फाइंडिंग्स नहीं आते हैं, तब तक बेबुनियाद किसी पे आरोप करना मेरे हिसाब से गलत है। अगर समझो आरोप ईडी को ये साबित हुआ कि IRDA के लोग भी उसमें इन्वॉल्व है, तो उनको भी जरूर सजा होनी चाहिए, और IRDA भी सजा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है वकील भी इसमें शामिल हो सकते हैं, मगर कहने की क्या जरूरत है। बात ऐसी है कि ये फ्रॉड जो हुआ है वो कॉन्स्पिरसी है, और कॉन्स्पिरसी जब होती है तो कुछ एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जब ईडी ने ये हाथ में लिया है तो लेट अस वेट फॉर अ व्हाइल। जो लोग उसमें शामिल हुए पकड़े जाएंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। हम ये क्यों कहें कि ये शामिल हो सकते हैं, वो शामिल हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर भी शामिल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बात ऐसी है कि ये फ्रॉड्स जो होते हैं वो रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आगे चल के हमने क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि ग्राहक ने चौकन्ना रहना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। आपने बीच में पढ़ा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच खोल दी फ्रॉडस्टर्स ने तमिलनाडु में, और जब लोगों को लगा अरे ये लोग इतने पोलाइटली कैसे बात कर रहे हैं, जो नॉर्मली स्टेट बैंक में दिखता नहीं है, तब किसी ने शिकायत की, तब ये भंडाफोड़ हो गया, और फिर सारे लोग अरेस्ट हो गए। अब इसमें क्या रिजर्व बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर गांव में जाके चेक करें? बात ऐसी है कि हम लोगों ने भी चौकन्ना रहना चाहिए कि अगर स्टेट बैंक की ब्रांच खुलती है, कोई दोस्त होगा कि अरे यार कोई ब्रांच खुली क्या हमारे ब्रांच में, हमारे गांव में, क्या ये नहीं कर सकते हैं? मगर हमें लगता है कि सारा कुछ सरकार नहीं करना चाहिए। क्यों? हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब बीमा बेचा जाता है, बीमा कोई जाके लेता नहीं है, बीमा बेचा जाता है, बीमा कन्विंस करना पड़ता है, बीमा आसानी से कोई लेता नहीं है। और ये कन्विंस करने के बाद जब कोई बीमा लेता है, तो वो अगर कहेगा यार मेरे को टाइम नहीं है, मैं साइन करना कहाँ करना है बताओ, और ये पैसे ले जाओ, क्या ये ठीक है?
तुम वो एजेंट को सवाल पूछो, जैसे अभी मनोज जी ने कहा कि उसका लाइसेंस पूछो, क्यों नहीं पूछते हो? और राइट, लास्ट कमेंट्स जानना चाहेंगे आपसे मुकेश, क्या कहेंगे आप अभी? इसके अंदर मेरा कहना ये है कि थोड़ा सा चीजों को हम प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे मनोज जी ने एग्जांपल दिया कि आप लाइसेंस पूछिए, उसका लाइसेंस नंबर देखिए। आप किसी का लाइसेंस देख के कैसे बताएंगे कि लाइसेंस जेन्युइन है? एग्जैक्टली। हाउ टू वेरीफाई दैट? आप किसी की डिग्री देख के नहीं बता सकते डिग्री जेन्युइन है। वो डिग्री आप उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार को दिखा दो, वो नहीं बता सकते कि जेन्युइन है या नहीं है। सो सर आईडी कार्ड बस यहाँ पे एक मिनट देयर हैज टू बी अ वेरिफिकेशन सिस्टम, और वो Correct. वेरीफाई कैसे करें उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अच्छा, स्टेप 1 यू कैन आस्क फॉर देयर लाइसेंस या उनका लाइसेंस नंबर, एंड हाउ टू वेरीफाई दैट लाइसेंस। आपको कहाँ जाके वेरीफाई करना है, और आपको फिर इंश्योर करना है कि वो पिक्चर भी उनसे मैच होता है या नहीं होता है। ठीक है, मे बी लाइसेंस नंबर मैच हो जाए बट पिक्चर मैच नहीं हो रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी अ केस। सो वन इज दिस। सेकेंड पार्ट, ऐसे प्रैक्टिकल अवेयरनेस सिस्टम होना चाहिए। जैसे अभी इंडिया में गवर्नमेंट एजेंसीज काफी अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, पिछले कुछ टाइम में काफी लोग अवेयर भी हुए हैं, बट उसमें और प्रैक्टिकली अवेयरनेस होना चाहिए। आई गिव यू एन एग्जांपल कि आपको अपना ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। ये अवेयरनेस इनकम्प्लीट है। आपको ओटीपी क्यों नहीं शेयर करना चाहिए? अगर आपको पार्सल डिलीवर करने आएगा, उसको ओटीपी नहीं दोगे तो वो आपको पार्सल भी नहीं देगा। सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या लॉगिन वेरिफिकेशन की ओटीपी शेयर नहीं करनी चाहिए। दिस इज अ बेटर इंफॉर्मेशन और बेटर अवेयरनेस सिस्टम है ये। तो हमें रियल टाइम और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो हैं, जिसको सच में इंप्लीमेंट करने से इफेक्टिवली सॉल्यूशन होगा, और हाफ इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहिए अवेयरनेस पॉइंट ऑफ वाइज। सेकंड पार्ट में बात करूंगा, अगर आईआरडीआई की बात करेंगे हम, या जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं या जो सुपरवाइजरी एजेंसीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कैन उनके लिए एडवाइस ये है कि दे कैन क्रिएट अ हीट मैप। आई डोंट नो उन्होंने किया अब तक ये नहीं किया। हीट मैप क्रिएट करके ये देखेंगे कहाँ पे पैटर्न क्या आ रहा है पैन इंडिया में, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं या कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं या कौन से ऐसे पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां से इस तरीके के फ्रॉड ज्यादा ओरिजिनेट हो रहे हैं, और उनके लिए एक नेशनल एजेंसीज को क्लब करके केसेस की इन्वेस्टिगेशन दी जाए। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस अपने जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, पुलिस को एक साल के अंदर अपने केसेस क्लोज भी करने होते हैं, दिसंबर एंड आता है ना, एंड ऑफ द ईयर में 5% पेंडेंसी रखनी होती है, मैक्सिमम केसेस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है, एक एक ऑफिसर के ऊपर बहुत सारे केसेस का बर्डन होता है। तो वो हो सकता है कि मेजोरिटी ऑफ केसेस में कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, और जितने अकाउंटेबल लोग हैं उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन नहीं होगा। तो जब तक ये प्रॉपर एक्शन नहीं होगा, तब तक लोगों में इसका डर क्रिएट नहीं होगा, और वो सोचेंगे कि इसमें तो एक्शन कुछ नहीं होता है, ले दे के काम मामला सेटल हो जाता है। और ये होता ही रहेगा। इसके लिए प्रॉपर एक्शन होना जरूरी है, और जो भी अकाउंटेबल लोग हैं उनको पनिशमेंट होना बहुत जरूरी है, तभी इसके अंदर एक फियर क्रिएट होगा। कविता, मेरे पास एक पॉइंट और है, जस्ट टू जी, वेरी जी, क्विक जी, पॉइंट जी। करें। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 which established the IRDAI. रेगुलेटरी का मतलब है रेगुलेट करो, बराबर है। दैट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। जैसे लॉयर्स इंटरप्रेट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स के पास जाते हैं पहले कि जो टाइटल है एक्ट का वो क्या है। जैसे एडवोकेट्स एक्ट है, उसके नीचे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जो हमको रेगुलेट करती है। ठीक है, कोई भी एडवोकेट कोई भी मैल प्रैक्टिस करता है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया to ensure that the advocate is his license is taken away, and before that he's given a show cause notice. Similarly, IRDAI के पास powers है. So what I'm trying to say is कि it is not the question कि ये blame ये होगा involved या नहीं होगा. The point is that the fault lies at the insurance level. Which is the body, कौन सी body है जो इसको regulate करती है, किसकी duty है इसको monitor करना, IRDAI का. अब वो कितना सक्षम है, कितनी सक्षम नहीं है, कितनी कर सकती है, कितनी नहीं कर सकती है, वेदर थ्रू अवेयरनेस, वेदर थ्रू स्ट्रिक्चर्स एक्सेट्रा, वो उनको देखना है। दे हैव टू फाइंड उनको। और हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम लोग सब चेक करें, एक वेरिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सारी चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि भाई मैं भी देखूं कि भाई सिग्नल चल रहा है कि नहीं। अरे सिग्नल नहीं चल रहा है तो मैं रुक जाऊं, लेकिन सिग्नल चल क्यों नहीं रहा है, वो बॉडी तो ट्रैफिक पुलिस की है ना कि सिग्नल क्यों नहीं चल रहा है। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कविता जी, आपका समय तो खत्म हुआ है, मगर जी इसमें सर। मैं भी कुछ बात करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए जी। आईआरडीए की साइट पे जाके देखोगे हाँ, तो इतनी सारी डिसिप्लिनरी केसेस उनके चार्जशीट्स इशू किए हुए हैं इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ, ब्रोकर्स के खिलाफ, और एक्शन होती है, एक्शन होती नहीं ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। सवाल ये है अभी कि ये पर्टिकुलर केस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, जब सारा मैनिपुलेट किया है, इम्पर्सोनेट किया हुआ है, तो उसमें सारी एजेंसीज की खामियां हैं।
अगर Correct. जो चेंज ऑफ एड्रेस किया है आधार ने किसी फर्जी डॉक्यूमेंट पे, तो ये खामियां नहीं है उनकी। करेक्ट। अगर पुलिस ने, जैसे स्वप्निल जी ने कहा था कि पैसे ऐसे दे के काम हो जाते हैं, तो ये खामियां नहीं है। ऑफ तो कोर्स। बात ऐसी है कि अच्छा, अब ये पकड़े जाएंगे, उसके बाद इनकी जमानत कौन लेगा, उसके लिए अप्लाई कौन करेगा? वकील ही करेगा, करेक्ट। पैसे लेके ही करेगा। वो बोला मेरा तो ये काम है। करेक्ट। ये मालूम होने के बावजूद कि ये लोग सारे फर्जी है, मगर इसके लिए वकील ही खड़ा होगा। नहीं होगा नीलेश तो जी, सरकार मैंने उसको वर्ड वकील देगी, क्योंकि ये अपना कानून है। बराबर है नीलेश जी, मैंने अगर वर्ड बात प्राइमरी ऐसी यूज है किया था। कि हमें प्राइमरी जो रिस्पांसिबिलिटी। केसेस, प्राइमरी। स्वप्निल जी एक मिनट रुकिए, हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं उसमें पहली बात तो अभी ईडी ने कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया है। बट वी कैन वेट फॉर इसके दैट ऊपर लॉन्ग आरोप पीरियड ऑफ करना टाइम। गलत है, पहली बात। नहीं, हम लोग इतना लंबा नहीं रुक सकते। खामियां क्या है, सर, ये भी हमें मालूम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन सर, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की जा रही है, लेकिन पॉलिसी धारकों के लिए, जो Correct, दर्शक है exactly. हमारे, हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे अच्छा। लोगों के लिए आगाह होना तो बहुत जरूरी है ना। Correct. इन्वेस्टिगेशन तो जब होगी तो तब जब होगी, तब जो होगी, कार्रवाई correct. होनी होगी वो तो तब होगी। यहाँ No पे two opinions on नीति that. है, नियम है, लेकिन निर्वाह नहीं हो रहा है। उसके हाँ, लूपहोल्स और- की हम बात कर रहे हैं। और ये Awareness ऐसा मामला है जो जरूरत हाथ में है, आया है कोई सर। नहीं है। सर, नियम Correct. हाथ में आया है इसीलिए पता चला है। ऐसे बहुत That's सारे मामले right. हैं जो निकल गए हैं, हमको हाँ। पता भी नहीं होगा, और रोज That's ऐसे correct. मामले सामने हो रहे हैं। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो थोड़ा सा आगाह रहें, सचेत रहें, सावधान रहें। बहरहाल मेरा समय खत्म हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, मुझे भी इजाजत दें, और आप सभी को हम यही कहना चाहेंगे कि आप भी सावधान रहें। इंश्योरेंस आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन ये सुरक्षा कहीं आपकी जेब पर भारी ना पड़ जाए, इसका ख्याल रखिएगा। नमस्कार।